बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को देखा था। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताता है कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की कंबाइंड हैपनिंग को, साइमल्टेनियस हैपनिंग को किस तरीके से हम लोग उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था अगर हमारे पास इवेंट्स क्या हों इंडिपेंडेंट, अगर हमारे पास पहला केस क्या था जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो क्या होगा। तो हमने देखा था उसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों इकट्ठे हों तो सिंपली किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसको हमने डिराइव किया था और कंडीशन देखी थी हम लोगों ने कि कब कोई इवेंट डिपेंडेंट होंगे और कब कोई इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरा हमने केस देखा था कि जब कोई इवेंट्स क्या हो, डिपेंडेंट हो, मतलब एक इवेंट की हैपनिंग डिपेंड कर रही हो किसी दूसरी ऑलरेडी हैपेंड इवेंट के ऊपर। तो डिपेंडेंट इवेंट की सूरत में हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो किसके बराबर होता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अकेली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या इसी को हमने यूं भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that B has already happened। और ये हमने कहाँ से निकाले, कहाँ से थे हम लोगों ने, अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A given that B has already happened, इसको हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सेम इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that A has already happened, तो ये कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको जरा देखें, इसको हम आगे ले जाएं, ये बी डिवाइजर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए ये चीज लिखी पड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। या यहाँ से अगर हम निकाले तो कैसे निकल सकता है, ये ए डिवाइजर में है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज यूं बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल किसको हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ये पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दोनों चीजें डिटेल में देखी थी। तो चलें जी आज के लेक्चर में चलते हैं और आज के लेक्चर को हम वहीं से आपको लेके जाते हैं और आज हम आपको क्या बताएंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलते हैं जी। अच्छा जी, नाउ अब हम लोग आते हैं, हमने थ्योरम में देख लिए मल्टीप्लिकेशन के, अब हम लोग आते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो यूजेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब भी यूज करने बैठना है आपने सबसे पहले क्या समझना है कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उस हिसाब से आपने अप्लाई करना है। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट की पहचान के लिए हम एक काम यूं भी कर सकते हैं कि आपको इसके मुताबिक कोई और दो टर्म्स दिखा दें, सही है। जल्दी से एग्जांपल बनाते हैं ना, ये मैं जिबर जबर छोड़ता हूं और मैं एग्जांपल बनाता हूं। मैं कहता हूं ये देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास बॉल्स है। देखिए मेरे पास रेड बॉल्स कितनी हैं, 6, मेरे पास ग्रीन बॉल्स कितनी हैं, 4, और मेरे पास ब्लैक बॉल्स हैं वो कितनी हैं, 5। ओके, मुझे कहता है प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपने एक बॉल ड्रॉ की, बल्कि यूं कहते हैं हमने 3 बॉल्स ड्रॉ की, थोड़ा सा तो कंप्लेक्स करें ना, 3 बॉल्स और ड्रॉन, 3 बॉल्स ड्रॉ की हैं। प्रोबेबिलिटी निकालें कि वो तीनों क्या हों, रेड हों, ऑल ऑफ देम आर रेड। एक ड्रॉ की, फिर दूसरी ड्रॉ की, फिर तीसरी ड्रॉ की, ड्रॉ सक्सेसिवली की हैं, इकट्ठी नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बात बताएं, जब मैं पहली बॉल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, मुझे बताएं कितनी बॉल्स हैं कुल, रेड बॉल्स कितनी है, 6। तो मैं ये निकाल लगू, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 क्या होगा, कितनी है जी पहली रेड बॉल ड्रॉ होने की,
कुल कितनी बॉल्स हैं? 6 और 4 10 और 15 से ड्रॉ रेड कितनी है? 6 है, तो 6/15। अब जब मैं दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा तो मैं पहले पूछूंगा मियां को मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो कि क्या जो मैंने पहली बॉल निकाली है वो मैं दोबारा उस बॉक्स के अंदर डालूं और फिर कोई एक बॉल चूज करूं, या जो मैंने एक बॉल ड्रॉ की है उसको ड्रॉ करके बाहर रख लूं। अगर वो कहे कि जो आपने एक बॉल ड्रॉ की है बाहर निकाली है उसको दोबारा अंदर डाल दें, तो ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं ये कौन सी होगी? विद रिप्लेसमेंट। कौन सी होगी जी? विद रिप्लेसमेंट। अब जब मैं दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहा हूंगा तो दोबारा मेरे पास क्या होंगी? 6 की 6 बॉल इंटैक्ट रहेंगी। कितने में से निकाल रहा हूं? 15 में से निकाल रहा हूं। और जब मैं तीसरी बॉल ड्रॉ कर लूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ R3। तो मैं क्या कहूंगा, जो मैंने एक बॉल निकाल दी दोबारा बीच में डाल दी, तो रेड अभी भी कितनी मौजूद है? 6 ही मौजूद है। तो कितना बन जाएगा? 6/15। तो जब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी किसकी? R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3। ये से परेशान नहीं हो जाना, इसको मैं यूं इसी चीज की नोटेशन में यूं भी दे सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 R3 यूं भी दे सकता था, या इसी की प्रोबेबिलिटी मैं यूं भी दे सकता था R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। व्हाटएवर, जिस तरीके से आप मर्जी दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या होगा, अब दूसरी रेड बॉल की ड्राइंग की प्रोबेबिलिटी पहली की वजह से इफेक्ट नहीं हुई। क्यों? जो पहली बॉल निकाली थी वो दोबारा क्या कर दी? मैंने बीच में डाल दी। तो ये इवेंट्स कौन से हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो याद रखना है, अब नोटेशन याद रखनी है, व्हेनेवर यू आर गिवन विद द टर्म विद रिप्लेसमेंट, इट मीन्स आपके ज़हन में घंटी बज जानी चाहिए, आपकी आंखों के सामने रोशनी आ जानी चाहिए, सारा जहान रोशन हो जाए और आपने क्या कहना है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट की सूरत में पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सिंपली तीनों की आइसोलेट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? R1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R3। सही है? क्यों? जिस तरह वहां पे हमने दो वेरिएबल थे ना, तो हमने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या किसके बराबर था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर था। तो अगर तीन होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए जी, R1 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी निकली है? 6/15। R2 की कितनी निकली है? 6/15। R3 कितनी निकली है? 6/15। तो तीनों को आप क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर ये चीज यूं होती कि वो कहता आपने पहली बॉल ड्रॉ की, ठीक है, आपने पहली बॉल ड्रॉ की और जो पहली बॉल ड्रॉ करने का रिजल्ट आया है, जो भी रेड बॉल निकल आई है, वो आपने दोबारा बीच में नहीं डाली। आपने जो फर्स्ट रेड बॉल को ड्रॉ किया, लेट्स सपोज आपने ड्रॉ की और आपके पास क्या निकल आई? रेड। आपने इस रेड को अंदर नहीं रखा और अब आपने दूसरी बॉल ड्रॉ करनी है। कहता जी वो भी रेड निकल आए और उसको भी आप अंदर ना रखें, और फिर आप जब तीसरी ड्रॉ करें तो वो भी क्या आए? रेड आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो मतलब बॉल अब भी 3 ड्रॉ करनी है, प्रोबेबिलिटी अब भी क्या फाइंड करनी है कि तीनों के तीनों क्या हो? रेड हो। लेकिन अब सिंपली सिर्फ एक काम क्या हो गया है कि वो जो 3 बॉल्स ड्रॉ हो रही हैं वो किस तरीके से ड्रॉ हो रही हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट के ड्रॉ हो रही हैं। और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट के ड्रॉ हो रही हैं तो इसका मतलब कि पहली की हैपनिंग दूसरे को इफेक्ट करेगी। कैसे? देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड R1 जी किसके बराबर होगा सर? एक बॉल ड्रॉ कर लेंगे, 6 में से एक जाएगा, 6C1 6। टोटल कितनी है? 15। तो 15C1 कितना हो जाएगा? 15। लेकिन अब यहां देखिए फर्क आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 अब ये किसके बराबर होने वाली है? तो हम कहेंगे सर जो एक बॉल निकाली है वो निकाल के हम लोगों ने दोबारा उसको अंदर रखा नहीं है। अगर उसको हमने अंदर दोबारा नहीं रखा तो आप मुझे बात बताएं, अब रेड 6 जगह कितनी बच जाएंगी? 5 बच जाएंगी ना। तो अब मैं क्या कहूंगा? 5 डिवाइड बाय कुल बॉल्स फिर अब 15 नहीं रहेंगी क्योंकि एक तो निकल गई ना। 5 और 9 9 और 5 14 बॉल्स रह जाएंगी। तो ये बन जाएगा।
और जब मैं तीसरी भी रेड बॉल निकालूंगा तो मैं कहूंगा 2 रेड बॉल्स निकल चुकी हैं, तो मतलब अब 5 भी नहीं रही बल्कि रेड बॉल्स कितनी हो गई हैं 4, तो 4C1 4 डिवाइड बाय कुल बॉल्स अब कितनी होगी 4 और 4 8 और 5 13। ये रेड 4 बच गई, ग्रीन और ब्लू उतनी की उतनी ही है, तो ये बन जाएगा। अब इस सूरत में जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने कहेगा कि प्रोबेबिलिटी निकाले R1 R2 R3 तीनों बॉल्स क्या हो रेड हो, तो आंसर वैसे ही निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इनटू, लेकिन अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 निकली है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, R1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो ये इसको यूं लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन दैट कि R1 हैपन हो चुका है। इसलिए देखें ना इसकी प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट आई है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 गिवन दैट कि R1 एंड R2 दोनों हैपन हो चुके हैं। अब तो ये जो चीज थी फिर इसको मैंने क्या गोया, ये क्या बन गई R2 गिवन R1 हैपन हो चुका हो, और ये चीज क्या बन गई R3 गिवन R1 भी हैपन हो चुका हो और R2 भी हैपन हो चुका हो। तो देखिए R1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/15 इनटू R2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/14 इनटू R3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/13। तो इस तरीके से निकलती है। सही हो गया जी। सो मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी के लॉस का यूज हमने पढ़ा किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एन वेरी सिंप्लीफाइड एग्जांपल। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी कि क्या हो सकता है, या काफी आज तक के लिए, आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज।